हम लोग कल डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो सबसे पहले जो मटेरियल आया वो था स्टोन एज, ठीक। इसमें हम लोग क्या करते थे, इसमें जो भी औजार सब बनाया जाता था वो स्टोन का बनाया जाता था, ठीक है। तो ये सबसे पहले स्टोन एज आया। फिर दूसरा नंबर में आया मेरा ब्रॉन्ज एज। जैसे जैसे कॉपर का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, कॉपर आया, फिर उसका एलॉय सब बनने लगा, तो फिर हमारा ब्रॉन्ज का यूज होने लगा। और जो टूल्स एंड यूटेंसिल्स है, जो हमारा घर में बर्तन सब हो गया या फिर टूल्स जितना हो गया, वो सब सारा हमारा ब्रॉन्ज का बनना स्टार्ट हो गया। तो इसका जो मेन एप्लीकेशंस आया वो टूल्स एंड यूटेंसिल्स में हुआ। उसके बाद थर्ड में आया मेरा आयरन एंड स्टील एज। फिर जैसे ब्लास्ट फर्नेस का डेवलपमेंट हुआ, ब्लास्ट फर्नेस एक इक्विपमेंट होता है जिसमें हम लोग आयरन को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, हम लोग आयरन को बनाना स्टार्ट किए, उसके बाद स्टील को बनाना स्टार्ट किया। और ये जैसे ये दोनों मटेरियल मेरा आया, हम लोग कौन कौन सा इक्विपमेंट बनाने स्टार्ट किए, रेल रोड्स, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स बनाना स्टार्ट किए। और ये दोनों मटेरियल के आने के साथ ही हम लोग का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर में जो आया वो है हमारा स्पीसीज। और इस एज में हम लोग किस पे फोकस करने लगे, हम लोग स्ट्रेंथ पे फोकस करने लगे। क्योंकि जनरली देखा जाता है जो एयरक्राफ्ट बनता है या फिर रॉकेट्स बनता है, लॉन्चिंग व्हीकल्स जो होता है, जो हमारा सैटेलाइट को लेके जाता है, वो सब में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका वेट कम होना चाहिए ताकि हम उसको आसानी से ऊपर ले जा सके। तो वैसा मटेरियल की हम लोग खोज करना स्टार्ट किए। और फिर आया स्पेस एज। इसमें हम लोग जो है जनरली ड्यूरालुमिन, टाइटेनियम एलॉयज, ये सब मटेरियल के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आया, इलेक्ट्रॉनिक एज। इस एज को हम लोग सिलिकॉन एज भी बोलते हैं। इस एज में हम लोग जो सुपर कंडक्टर्स है, सुपर कंडक्टर्स हो गया, सेमी कंडक्टर्स हो गया, ये सब मटेरियल का बहुत ही ज्यादा यूज होने लगा। और जितना भी अभी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स आता है, जैसे डायोड्स हो गया, ये सब सारा जो है वो इसी मटेरियल सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ये सब मटेरियल का बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना ये? यस सर। इसको नोट कर लो। ऐसे देखो, नोट्स जो है वो हम पीडीएफ बना के डाल देंगे। अभी इतना जितना यहाँ पर शॉर्ट में हम समझा, यहाँ पे कंसेप्ट हम सारा दे दे रहे हैं, ये सबको नोट करते रहो। बाकी हम पीडीएफ जो है पूरा डिटेल जो नोट्स होगा वो हम पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल देंगे। आज का जो लेक्चर कंप्लीट होगा, जहां तक हम लोग पढ़ेंगे वहां तक का पीडीएफ आप लोग को ग्रुप में मिल जाएगा। क्योंकि ये पूरा ही थ्योरेटिकल पेपर है, इसमें हम पूरा भी नोट्स लिखवाना चालू करेंगे तो फिर बहुत ही टाइम लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम पूरे अच्छे से समझा देंगे। यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे वो नोट कर लेना, बाकी पीडीएफ हम ग्रुप में डाल देंगे।
सर एक बार फिर से समझा दीजिए। क्या अभी ऐड हुए हो? यस सर। हेलो सर। ठीक है, और बीच में रिस्पांस देते रहना, क्योंकि उससे पता चलता है। देखो, सामने क्लास नहीं हो रहा है कि सामने बैठा हुआ, हम लोग को पता चल जाए रिस्पांस कैसा मिल रहा है। जब समझा रहे हो, कोई टॉपिक ना समझ में आए तो और साथ ही रिस्पांस दिया करो अगर पूछ रहे हैं कि हाँ समझ में आ रही है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि डेवलपमेंट मटेरियल्स का कैसे हुआ, कैसे कैसे इंजीनियरिंग मटेरियल्स का डेवलपमेंट हुआ एज के साथ। तो जैसे जैसे ह्यूमन अपना डेवलपमेंट करते गया, वैसे वैसे मटेरियल का भी खोज करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जब ह्यूमन आया था तो वो लोग स्टोन का बना हुआ मटेरियल यूज करता था। जैसे औजार जो बनाता था वो स्टोन्स का होता था। फिर और जितना भी वो यूज का चीज होता था वो स्टोन से। जब फायर वो डेवलप किया, फायर जो पहले प्रोड्यूस होता वो दो स्टोन को आपस में रब करने से आता था, तो वो स्टोन एज था। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे जैसे ह्यूमन अपना डेवलपमेंट स्टार्ट किया, वो ब्रॉन्ज में इंटर किया। जैसे कॉपर का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, कॉपर, फिर ब्रॉन्ज, ब्रास, ये सब का एज आया। उससे हम लोग क्या करने लगे, टूल्स और यूटेंसिल्स बनाने लगे। जो भी औजार था ब्रॉन्ज का हम लोग बनाना स्टार्ट कर दिए थे। यूटेंसिल्स जो होता था वो हम लोग ब्रॉन्ज का बनाना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद फिर जो है, जैसे ब्रॉन्ज के बाद हम लोगों ने आयरन और स्टील के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया। जब जैसे आयरन और स्टील का रिसर्च हुआ तो हम लोग जो है वो रेल रोड्स, इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब बनाना स्टार्ट करने लगे। और साथ ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो ब्लास्ट फर्नेस जो है, क्योंकि आयरन स्टील का जो है मैक्सिमम कंपोनेंट सभी आयरन और स्टील का हम लोग को मिलता है। अगर प्रैक्टिकल डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में देखें या फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में देखें तो वहां पे आयरन और स्टील का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इसलिए यहाँ से हम लोग का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को जरूरत पड़ा स्पेस में जाने का। ठीक है, स्पेस में अगर हमको को जाना है तो हम लोग का जो भी लॉन्चिंग व्हीकल्स होगा या फिर रॉकेट होगा या फिर एयरक्राफ्ट होगा, ये सब के लिए जरूरी है कि हमारा उसका वेट कम से कम होना चाहिए, क्योंकि भारी वेट हम ले नहीं जा सकते हैं ऊपर में। इसलिए स्पेस हम लोग क्या स्टार्ट किए, अब ऐसा मटेरियल का खोज स्टार्ट किए जिसका वेट काफी कम हो, और साथ ही वेट कम हो लेकिन स्ट्रेंथ वो ज्यादा देता हो। ऐसा नहीं है कि उसका हम वेट तो कम कर दिए लेकिन उसका स्ट्रेंथ भी खराब हो गया, तो वो नहीं चलेगा। उसमें वेट भी कम होना चाहिए और स्ट्रेंथ भी अच्छा मिलना चाहिए हमको। तो ऐसा मटेरियल जो है डुरालुमिन टाइटेनियम एलॉय, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। ये जो है, ये दोनों मटेरियल जो है वो बहुत ही ज्यादा यूज होता है स्पेस मटेरियल्स के रूप में। ठीक है, उसके बाद हम लोग अभी ऑटोमेशन में इंटर कर रहे हैं हम लोग। सारा चीज जो है वो ऑटोमेटिक होते जा रहा है। तो उसमें हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स का यूज करते हैं। ये जनरली जो है तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ये सब मटेरियल का बना हुआ होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हम लोग का सेक्शन नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन हो जाता है। हम लोग ये सब मटेरियल के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ब्रॉन्ज, आयरन, स्टील, फिर स्पीसीज में जो डुरालुमिन, टाइटेनियम एलॉयज है, ये सब के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? यस सर। नोट हो गया ये चीज? नोट कर लिए हो? यस सर। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला फिर हम आगे पढ़ाएंगे कैसे? यस सर, हो गया सर। हाँ तो बताते जाया करो, नहीं तो फिर हम आगे पढ़ाएंगे कैसे? अब कोई नोट ही नहीं किया होगा तो। चलो, अब हम लोग अब ये देखेंगे कि हमारा जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स होता है ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये पेपर का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस टॉपिक में। इम्पोर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो देखो, इसका नॉलेज हम लोग को क्या क्या बताएगा। अगर हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब कि जो मटेरियल्स है उसका हम लोग पहले क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज। उस मटेरियल का प्रॉपर्टीज क्या है, जब हम लोग प्रॉपर्टीज जानेंगे उसके बाद हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ दैट मटेरियल फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन।
with the point of view of economic, aesthetic and performance। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टीज जानेंगे तब हम बता सकते हैं कि हाँ ये मटेरियल का प्रॉपर्टीज ये है, हमको ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जहाँ पे हमको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, हार्डनेस ज्यादा चाहिए, डक्टिलिटी कम चाहिए। तो जब हम प्रॉपर्टीज जानेंगे मटेरियल का तब उस मटेरियल का हम लोग यूज कर सकते हैं एक पार्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख 3 पॉइंट है, इकोनॉमिक, एस्थेटिक और परफॉर्मेंस। इकोनॉमिक मतलब कॉस्ट, हम लोग को कॉस्ट भी देखना पड़ेगा कि उस मटेरियल का कॉस्ट कितना आ रहा है। हम लोग चाहेंगे, एक ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग टाइटेनियम एलॉयज भी यूज कर सकते हैं, ड्यूरालुमिन भी यूज कर सकते हैं। अगर हमको कोई एयरक्राफ्ट बनाना है तो उसमें हम ड्यूरालुमिन को भी यूज कर सकते हैं और टाइटेनियम एलॉयज को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ डिसाइड करना ये रहेगा कि मेरा कॉस्ट, क्योंकि टाइटेनियम एलॉयज का कॉस्ट जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है कंपेयर टू ड्यूरालुमिन, तो ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा कॉस्ट कितना ज्यादा है, उस हिसाब से मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। एस्थेटिक मीन्स होता है अपीयरेंस, मतलब वो देखने में कैसा लग रहा है मटेरियल, तो ये भी ध्यान में देखना है क्योंकि लुक आज बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं तो लुक देखते हैं कि कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, तो इस वजह से कोई भी अगर हम लोग इक्विपमेंट खरीदने जाते हैं या यूटेंसिल्स खरीदने जाते हैं और साथ ही हम लोग परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं कि वो लंबा टिके, ऐसा नहीं है कि तुरंत वो टूट जाए, तो ये परफॉर्मेंस हो गया। ठीक है, ये सब का नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ हम डाल देंगे यहाँ पे, बस हम समझा दे रहे हैं। नोट्स जो रहेगा पीडीएफ का वो आप लोग को मिल जाएगा। ये नोट कर लो तुम लोग। सर इससे पहले वाला का भी नोट है? क्या चीज? इससे पहले वाला का नोट्स? इससे पहले हम ज्यादा कुछ पढ़ाए नहीं है, इसके पहले हम सिलेबस का पूरा इंट्रो दिए थे, उसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद डिटेल बताया था। क्लासिफिकेशन लोग फिर से पढ़ेंगे, जब डिटेल पढ़ना आएगा तो फिर से पढ़ेंगे। इससे पहले का भी नोट्स है वो हम अपलोड कर देंगे। ठीक है सर। नोट्स सब शुरू से है मेरे पास, लेकिन कोई कितने दिन से क्लास चल रहा है सर? क्या चीज? कितने दिन से क्लास चल रहा है? ये आज दूसरा ही क्लास है, कल हम कोई खास पढ़ाए नहीं, कल केवल सिलेबस के बारे में बताए थे। आज ही से शुरू हो रहा है सर? हाँ, कल हम बस सिलेबस के बारे में बताए थे, मेन टॉपिक का स्टडी हम आज से करवा रहे हैं। ओके सर। ठीक है, अब हम लोग जो इंटर करेंगे, अब मेन टॉपिक में इंटर करने वाले थे। ये बस एक बेसिक नॉलेज था कि हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल्स होता क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग क्यों इस पेपर को पढ़ते हैं। और ये जो पेपर है वो थ्योरेटिकल पेपर तो है ही, साथ ही अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टॉपिक का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो भी कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे जरूर रहता है और अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो जो भी हम पढ़ाएंगे वो अच्छे से समझना, कंसेप्ट जरूरी है। नोट्स तो मिल ही जाएगा, उसको रट के एग्जाम तो निकल ही जाएगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि तुम लोग थर्ड सेमेस्टर में पहुंच चुके हो, अब जो भी पेपर आएगा थर्ड सेमेस्टर में वो सारा पेपर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो पेपर है इसका तो इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम लोग इंटर कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो स्ट्रेंथ ऑफ जो मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो पेपर है तुम लोग का मॉस, उसमें भी बहुत यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला आता है स्ट्रक्चर।
जितना भी मटेरियल होता है उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है। अब स्ट्रक्चर को ये एक्चुअली होता क्या है, ये होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है, जैसे कोई भी मटेरियल जो बना होता है, कोई भी मटेरियल हो, वो उसमें वो एटम्स का बना होता है या फिर मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है, उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है उसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक। जैसे इसको आगे हम समझते हैं, जब टाइप्स इसका डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जनरली कोई भी जो मटेरियल है उसका दो स्ट्रक्चर, सॉलिड जो मटेरियल होता है उसका दो स्ट्रक्चर होता है। पहला होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है नॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहने का मतलब हो गया कि इसमें जो अरेंजमेंट होगा एटम्स का या फिर मॉलिक्यूल्स का, ये एक ऑर्डर्ड मैनर में होगा, रेगुलर होगा, पीरियोडिक होगा, ऑर्डर्ड मैनर में होगा। मतलब कि अगर एक एटम यहाँ पे है तो नेक्स्ट एटम यहाँ पे होगा, उसका नेक्स्ट एटम यहाँ पे होगा, मतलब ये एक ऑर्डर दिखाएगा, इस टाइप से होगा। एटम्स का पोजीशन जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और वही नॉन क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एटम्स का जो ऑर्डर होता है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से कहीं भी कुछ भी एटम्स हो सकता है, हमको कुछ नहीं पता है कौन सा एटम्स किसको फॉलो कर रहा है, ये सब इसमें नहीं दिखेगा। तो इरेगुलर पैटर्न होता है इसमें, और इसमें रेगुलर और पीरियोडिक पैटर्न होता है। अब हम लोग देखो इसके बारे में हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसका थोड़ा डिटेल स्टडी करवा देते हैं हम, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि लेट सपोज मान लो ऐसे कि एक रूम है, उसके बाहर 100 कुर्सी रखा हुआ है, ठीक। अब हम बोल देते हैं कि इस 100 कुर्सी को अंदर लेके जाना है। अब तुम लोग के हम टाइम दे दिए कि इस 100 कुर्सी को 1 मिनट में अंदर लेके जाना है, और सेकेंड हम ऑप्शन दे दिए कि 30 मिनट में लेके जाना है, ठीक है। तो जब हम 1 मिनट का टाइम देंगे तो जाहिर सी बात है जो भी कुर्सी लेके जाएगा वो किसी भी तरह रख के आ जाएगा, बस उसको अंदर करना है। यानी उसका कोई पोजीशन नहीं है कि एक एरे में ही वो कुर्सी आएगा, वो कहीं भी रख देगा। लेकिन नॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या हुआ, ये नॉन क्रिस्टल हो गया, और अगर हम तुमको टाइम सफिशिएंट दे रही है 30 मिनट का, तो क्या करोगे कि सारे को अच्छे से अरेंज करके आओगे, तो वो जो हो गया वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये सब सारा का नोट्स मिल जाएगा, बस यहाँ पे इतना नोट करते चलो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट। और इसमें नॉन रेगुलर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। देखो कोई भी जो मेटल हो गया या फिर एलॉयज हो जाता है, वो जो होता है वो किसी छोटा छोटा यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे अगर हमको घर कोई बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ईट लेते हैं। वो जो ईट होता है ब्रिक्स, वो हमारा एक छोटा सा यूनिट हो गया। अब उसी को हम लोग उसके आगे पीछे ऊपर साइड में सब जगह ब्रिक्स रख के हम लोग एक घर बना देते हैं। तो उसी तरह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। ये जो यूनिट सेल हो गया, ये हमारा जो होता है वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। जिस तरह घर बनाने के लिए जो ईंट होता है वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक हो गया, ईंट को हम लोग मिला मिला के घर बना देते हैं। वैसे अगर कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाना है
जैसे कि मान लेते हैं हमारा आयरन, आयरन जो मेटल है इसका अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। अगर ये हमको बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट सेल होता है उसको हम लोग रिपीट करते जाते हैं, ठीक है। यूनिट सेल को हम लोग रिपीट करते करते करते, जैसे एक यूनिट सेल हुआ उसके बगल में दूसरा, बगल में तीसरा, फिर ऊपर नीचे, ऐसे ही हम लोग उसको यूनिट सेल को मिला के हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब अगर हम यूनिट सेल में आयरन का एटम ले लेंगे तो आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर हम यूनिट सेल में एल्यूमिनियम का एटम्स ले लेंगे तो एल्यूमिनियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये जो यूनिट सेल होता है इसका एक अपना शेप होता है। तो देखो यूनिट सेल का जो शेप होता है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये हमारा एक यूनिट सेल है। अब इसी सेल को हम इधर भी ऐड करेंगे, इधर ऐड करेंगे, नीचे ऊपर, इस तरह से चारों तरफ ऐड करते करते हम लोग एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म तैयार करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ये एक क्यूब जैसा दिख रहा है। अब इसका 3 डायमेंशन होगा, एक ये डायमेंशन होगा इसका लेंथ, इसका विड्थ, मान लेते हैं विड्थ बी हमारा है, इसका हाइट ये सी है, और ये जो एंगल होता है ये तीनों को हम लोग एंगल बोलते हैं। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। ठीक है, तो ये इसका 3 साइड हो गया और 3 एंगल हो गया। ठीक है, अब अगर हम ये तीनों डायमेंशंस को चेंज करते रहेंगे, जैसे कभी मान लेते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी मान लेते हैं, ठीक है, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। क्यूब में तो होगा क्योंकि अल्फा कितना होगा 90 डिग्री, ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और क्यूब में ये तीनों साइड बराबर होता है, तो ये एक कंडीशन हो गया। ठीक है, सेकंड केस हो सकता है कि हम अल्फा इक्वल टू a इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट सी कर दें, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा कर दें। ठीक है, जैसे कि कैसा हो सकता है इसका शेप, ये थोड़ा हम लंबा कर दिए, देखो अब ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये दोनों आपस में बराबर है लेकिन ये थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ये तीनों एंगल देखें तो ये तीनों अभी भी 90 डिग्री है, यानी ये कंडीशन हो गया। इसी तरह से जब हम अलग अलग कंडीशन देखते हैं तो टोटल जो है वो 7 कंडीशन बनता है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल जो होता है 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। तो टोटल जो कितना क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है 7 होता है। हम लोग इसमें केवल एक ही पढ़ेंगे, वो ये वाला केस है, और इसको हम लोग चूंकि ये क्यूब है इसलिए इसको हम लोग क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कहने का मतलब हो गया कि कोई भी जो मेटल है, चाहे वो आयरन हो, एल्यूमिनियम हो या फिर कॉपर हो, कोई भी मेटल या फिर अलॉयज हो जाए, उसका एक अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जैसे अगर घर बनाना हो तो हम लोग ईंट को मिला मिला के घर बनाते हैं, उसी तरह किसी भी एटम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो यूनिट सेल को मिला के बनाया जाता है। तो यूनिट सेल का जो शेप होता है वो इस शेप का हो सकता है या फिर इस शेप का हो सकता है। तो इस तरह से टोटल 7 शेप हो सकता है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग हो सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि आयरन का अगर ऐसा है तो एल्यूमिनियम का भी ऐसा ही होगा या फिर कोई और मटेरियल का भी ऐसा ही होगा। टोटल 7 हो सकता है। सारे मटेरियल यही 7 ग्रुप में आता है, जो भी मेटल्स हो गए, जो मटेरियल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। जिसका नॉन क्रिस्टल होगा वो अलग हो गया, लेकिन जो भी मटेरियल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो ये 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। उसमें हम लोग जो है वो एकमात्र पढ़ते हैं ये जो कि क्यूबिक शेप का है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हम लोग केवल उसी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। कोई कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा तो बताओ। सही तो है नहीं सर। इसका सर डिफिनेशन भी कुछ लिखवाइएगा। हाँ, ये सारा हम नोट्स में देखो, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखवा रहे हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट। ठीक है, नॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है नॉन रेगुलर अरेंजमेंट। उसके बाद ये जो यूनिट सेल, इसका कोई डेफिनेशन है, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जिस तरह ईंट होता है उसी तरह यूनिट सेल हो गया। अब हम लोग इसमें जो है 3 डिफरेंट टाइप्स का पढ़ेंगे क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर में। वो सारा आप लोग को नोट्स में मिल जाएगा, यहाँ पे हम केवल समझा रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ सर पे बस हम समझा थोड़ा सा दे रहे बोल हैं। के लिखवा देते ना सर। अच्छा, सर बोल के नोट्स लिखवा दीजिए दें। ना सर। क्या सर चीज? नोट्स तो मिल करेगा सर। हाँ, नोट्स मिल जाएगा, अगर बोलोगे तो हम थोड़े थोड़े लिखवा देते हैं ये सब पॉइंट। यह सर लिखवाते चलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। नोट्स में फिर देखना पड़ेगा हाँ, हाले हाले। ठीक है लिख लो। चलो लिखो, सबसे पहले हेडिंग दो फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, उसके बाद लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाद में लिखवाएगा सर। हाँ, यहाँ से हम लिखवा रहे हैं, फिर नीचे आते जाएंगे, जो जो पढ़ाए हैं वही सब लिखवाएंगे अभी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखो, पहला जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं वो स्ट्रक्चर। कोई भी मटेरियल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, पहले हम लोग वो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। यस सर। ठीक है, लिखो स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर के बारे में लिखो, स्ट्रक्चर क्या होता है। इट द अरेंजमेंट, इट इज द अरेंजमेंट एंड डिस्पोजिशन। स्पेलिंग अगर पूछना हो तो पूछ लेना, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। डिस्पोजिशन। इट इज द अरेंजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स यस सर। within the material. It is the arrangement and disposition of metals, atoms or molecules within the material. यस। आगे लिखो, on the basis of structure, on the basis of a structure, any solid material, any solid material may be classified as, Sir, on the basis of a structure, मटेरियल के बाद क्या बोले सर? मटेरियल के बाद फुल स्टॉप दो, उसके बाद लिखो on the Maybe. basis of a structure. Any solid material on the basis of a structure, any solid material may be classified as crystalline, on the basis of a structure, any solid material may be classified as crystalline. देखो यहाँ बोर्ड में हम लिख रहे हैं स्पेलिंग, CRYSTALLINE, crystalline और नॉन क्रिस्टलियन। हम बोर्ड में लिख दे रहे हैं, ठीक है। यस सर। अभी कुछ क्लास में हम बोर्ड में लिख देते हैं, उसके बाद जब थोड़ा हैबिट बन जाएगा फिर हम। सर बोर्ड में लीजिए, कोई आगे भाग जाता है, कोई पीछे रह जाता है सर। हाँ, कोई जब मेरा अरेंजमेंट थोड़ा बढ़ जाएगा, ब्लूटूथ सब ले लेंगे तो फिर हम बोल के लिखा देंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर का डेफिनेशन हो गया ना। दूसरा स्ट्रक्चर लिखवाता है उससे।
may be classified as crystalline or non-crystalline. Solids. और जो नॉन क्रिस्टेलियन सॉलिड होता है इसको हम लोग एमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। अब क्रिस्टेलियन सॉलिड किसको बोलते हैं इसके बारे में लिखो। If the constituents atom or molecules if the constituent atoms or molecules of a solid are arranged in a regular periodic and three-dimensional space then it is called crystalline solid। इसमें जो एग्जांपल की देखें तो ज्यादातर जो मेटल्स होता है वो हमारा क्रिस्टेलियन सॉलिड होता है। ज्यादातर जो मेटालिक सॉलिड्स होता है वो हमारा क्रिस्टेलियन सॉलिड होता है। उसमें जो एटम्स होता है वो रेगुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। ठीक है, आगे हम इसका सारा का फिगर देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड लिखो नॉन क्रिस्टेलियन। If the constituent atoms or molecules of a solid are arranged in a non-regular pattern सर हाँ बोलो। जो लिखवाए इसको सर समझा दिए, सर के भी समझाना है। इसको ऑलरेडी हम समझा दिए लेकिन एक बार और समझा देंगे। ओके सर। अभी हम यही समझा रहे थे ना, स्ट्रक्चर मतलब होता है कि अरेंजमेंट कैसा है एटम्स या मॉलिक्यूल्स का। जो हमारा कोई भी मटेरियल है उसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज किया हुआ है। ठीक है, अगर वो अरेंजमेंट एक रेगुलर है, जैसे कि हम दिखाए थे, अगर एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टेलियन सॉलिड। अगर ऐसा पैटर्न एटम्स का है मटेरियल के अंदर में एटम्स का पैटर्न कैसा है ये देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रोस्कोप से जब हम देखेंगे तो वो पैटर्न दिख जाएगा
कि उसमें किस तरह से एटम्स जो है अरेंज किया हुआ है, कैसे एटम्स किस पोजीशन पे है। तो अगर उसका एक रेगुलर पैटर्न होगा, एक पीरियोडिक पैटर्न होगा, तो उसको हम लोग क्रिस्टलियन सॉलिड बोलते हैं। वही अगर एक जिगजैग होगा, मतलब एक यहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, कहीं भी किसी भी तरह से हो सकता है, तो उसको हम लोग नॉन क्रिस्टलियन सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, ना हो गया? सर इसका फिगर सर वो बनाए थे जो, वो सब आगे हम बनाएंगे, अभी सारा डेफिनेशन अब लिखवा रहे हैं हम। ओके सर। वो सब सारा फिगर आएगा आगे। इतना दूर तक हो गया, मिटा दें? मिटा दीजिए, नहीं नीचे वाला थोड़ा सा नॉन क्रिस्टल सर वाला नीचे है। नहीं लिखे। अच्छा लिखो लिखो। नॉन क्रिस्टलियन सॉलिड इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो नॉन क्रिस्टलियन सॉलिड होता है, इसको हम लोग एमोर्फस भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन क्रिस्टलियन सॉलिड्स का दूसरा नाम एमोर्फस सॉलिड है। इसमें एग्जांपल क्या क्या आ जाएगा? सर इसमें ग्लास, क्या लिखें सर? पॉलीमर्स, जितना भी प्लास्टिक सब हो गया वो सब एमोर्फस या नॉन क्रिस्टलियन सॉलिड होता है। ग्लास भी नॉन क्रिस्टलियन सॉलिड होता है। इसको हम थोड़ा एक एग्जांपल लेके बताते हैं अच्छे से। देखो, दो मटेरियल है, एक ग्लास है, एक क्वार्ट्ज है। ठीक है, हो गया सबका लिखा हुआ? सर लास्ट में रेगुलर के बाद क्या लिखे हैं? If the constituent atoms or molecules of a solid are arranged in a non-regular pattern, नॉन क्रिस्टलियन सॉलिड को ही हम लोग एमोर्फस सॉलिड भी बोलते हैं। इसमें एग्जांपल है ग्लास का, पॉलीमर्स का। लास्ट में क्या लिखे हैं सर? नॉन रेगुलर पैटर्न। पैटर्न। हाँ पैटर्न, मतलब एक Subscription। नॉन रेगुलर पैटर्न के रूप में अरेंज होगा, कैसे, मतलब किसी भी तरह से हो सकता है। लिखिए सर। अब देखो एक एग्जांपल लेके हम समझाते हैं तुम लोग को क्रिस्टलियन और नॉन क्रिस्टलियन के बारे में। ठीक है, सिलिका एक मटेरियल का नाम होता है। सिलिका मतलब बालू। ठीक है, इसका SiO2 होता है मेरा केमिकल फॉर्मूला। तो ये जो सिलिका है, इसी से हम लोग का ग्लास भी बनता है और इसी से हम लोग का क्वार्ट्ज बनता है। क्वार्ट्ज भी एक इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है। ठीक है, इसका हम लोग यूज आगे पढ़ोगे। ऑप्टिकल फ्लैट, जब आगे इसका सेमेस्टर में एक पेपर आएगा मेट्रोलॉजी, उसमें इसका बारे में पढ़ने का दिया हुआ है, क्वार्ट्ज का यूज। ठीक है, तो सिलिका से ही हम लोग ग्लास भी बना सकते हैं और सिलिका से ही हम लोग क्वार्ट्ज भी बना सकते हैं। लेकिन ग्लास जो होता है ये नॉन क्रिस्टलियन होता है और क्वार्ट्ज जो होता है ये क्रिस्टलियन होता है। अब कैसे ये दिखाते हैं, कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो हमारे पास हम लोग क्या किए, हम सिलिका को लिए, इसको क्या किए, मेल्ट कर दिए हम लोग। ठीक है, अब जो मोल्टन सिलिका हुआ, जो पिघल गया सिलिका, अब उसको क्या करते हैं हम लोग, दो केस है। एक हम लोग फास्ट कूलिंग करेंगे और एक में हम लोग स्लो कूलिंग करेंगे। मतलब समझ लो जैसे पानी को हम लोग या फिर कोई भी आयरन को मेल्ट कर दिए, मेल्ट करने के बाद उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ठंडा कर दे रहे हैं। जैसे समझ लो फास्ट कूलिंग, जैसे मान लो हम लोग कोई बर्तन में दूध गर्म कर दिए, तो दूध गर्म करके हम लोग क्या किए, तो उसको एयर में रख दिए, खुला हवा में।
तो उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे कूलिंग हो गया। लेकिन वही दूध के बीकर को अगर हम लोग पानी में डुबा देंगे, एक बाल्टी में उस बीकर को पानी में डुबा देंगे, तो वहां पे बहुत तेजी से कूलिंग होगा। तो यही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, स्लो कूलिंग कर रहे हैं, मतलब कि हो सकता है हम लोग एयर में छोड़ दिए सिंपल। फास्ट कूलिंग कर रहे हैं मतलब हो सकता है हम वाटर में उसको डुबा दिए। ठीक है, अब देखो जब हम लोग स्लो कूलिंग करेंगे तो मतलब उसको टाइम ज्यादा मिल रहा है कूल होने के लिए, ठंडा होने के लिए उसको ज्यादा टाइम मिल रहा है। जब ज्यादा टाइम मिलेगा तो क्या होगा, जो एटम्स होगा उसको ज्यादा टाइम मिलेगा अरेंज होने के लिए। ऐसे समझो जैसे कुर्सी वाला हम जो एग्जांपल दिए, अगर हम बोल दिए कि 1 मिनट में तुम लोग को सारा कुर्सी अंदर कर देना है, तो तुम लोग क्या करोगे, कहीं किसी भी तरह से रख दोगे कुर्सी को। लेकिन अगर वही हम बोल दें कि तुम लोग को बहुत पूरा टाइम मिल रहा है, तुम लोग अच्छे से उसको रखो, तो जाके अरेंज करके रखोगे। उसी तरह यहाँ एटम्स में भी होता है। जब हम लोग स्लो कूलिंग कर रहे हैं तो जो एटम्स है, सिलिका का जो एटम्स होगा वो क्या है कि वो अच्छे से अरेंज हो पाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे हम लोग को एक रेगुलर स्ट्रक्चर मिलता है। लेकिन जब फास्ट कूलिंग हम लोग कर रहे हैं तो क्या होगा कि एटम्स को टाइम ही नहीं मिल रहा है, वो जहां है वहीं वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, जहां है वहीं फ्रीज हो जाएगा, मतलब एक रेगुलर स्ट्रक्चर वहां पे हम लोग को नहीं मिलेगा। जैसे इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर हम धीरे धीरे कूलिंग कर रहे हैं तो एक रेगुलर स्ट्रक्चर मिलेगा, जो कि एटम्स को सफिशिएंट टाइम मिल रहा है उसको अरेंज होने के लिए। तो स्लो कूलिंग से हमारा क्वार्ट्ज बनता है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे अगर हम कूल कर रहे हैं तो एटम्स को सफिशिएंट टाइम मिलेगा, पर्याप्त टाइम मिलेगा कि वो खुद को अरेंज कर सके कि कौन सा पोजीशन में हमको जाके बैठना है। लेकिन अगर वही हम तेज कूलिंग करेंगे तो एटम्स को टाइम नहीं मिलेगा, वो जहां है वहीं पे वो फ्रीज हो जाएगा, वहीं पे वो जम जाएगा। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें कुछ ऐसा होता है, देखो क्वार्ट्ज का और ग्लास का। ग्लास का स्ट्रक्चर क्या हो कैसे होता है, देखो ये हमारा सिलिकॉन है। जैसे हम बताएं घर बनाना तो उसके लिए ईंट जो होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, उसी तरह इसके लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है ये सिलिकॉन। कौन है ये? हेलो, म्यूट क्यों कर दे सबको? हम कहाँ कर रहे हैं सर सर, म्यूट हो साउंड गया नहीं। आपका सर। सर को सर नहीं आपका सुनाई म्यूट देता। हाँ सर बाबू, को गलती से हो गया बाबू। सब आप लोग हल्ला कर रहे थे ना, बहुत सारा का, तो अब वो सुनेंगे तभी ना अनम्यूट हो पाएगा। हम तो उनको कोशिश कर रहे हैं। अब जब हेलो तक सर। सुनेंगे नहीं, हाँ बाबू, अब जब तक सुनेंगे नहीं तो अनम्यूट ना हो पाएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर तो सुन ही रहे होंगे ना? नहीं, उनको आवाज नहीं ना जा रहा होगा ना, उनका म्यूट हो गया। तो म्यूट उधर से आवाज नहीं ना आएगा सर, इधर से तो जा ही सकता है ना। हाँ, इधर से जा सकता है। अनम्यूट सर हो गया साउंड सर, थोड़ा नहीं। म्यूट कीजिए हेलो तो। सर। कॉल कीजिए, कॉल कीजिए। कोशिश आप कर सकते। अनम्यूट कीजिए ना सर, ऑल अनम्यूट कीजिए वहां से, आप अपने सिस्टम से। नहीं हो रहा सर बाबू, वो होस्ट है ना, तो होस्ट को नहीं हो पाता ना। होस्ट नहीं जाता तो वो हो जाता, ठीक है ना, लेकिन वो होस्ट है। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत ना है। ऑक्सीजन एटम्स होता है। तो ये जो हो गया ये एक यूनिट हो गया। ठीक है, और इसी तरह ये यूनिट क्या होगा, कंबाइन करते जाएगा तो ये जो है ग्लास का स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो मेरा कोई रेगुलर नहीं है, ये कोई पार्टिकुलर ये पैटर्न फॉलो कर रहा हो, इसलिए हम लोग इसको नॉन क्रिस्टलिन बोलते हैं। वही क्वार्ट्ज में क्या होता है कि ये हमारा एक हेक्सागोन को फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ पे सिलिकॉन होगा, ऑक्सीजन, उसके बाद एक ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, फिर 2 ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे होता है। इसी तरह इस साइड भी होता है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे वो देख सकते हैं एक रेगुलर पैटर्न बना रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्रिस्टलिन बोलते हैं, इसको नॉन क्रिस्टलिन बोलते हैं। केवल डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कूलिंग रेट में।
हम लोग अगर स्लो कूलिंग कर रहे हैं तो क्रिस्टलियन बन रहा है, फास्ट कूलिंग कर रहे हैं तो नॉन क्रिस्टलियन बन रहा है, जबकि मटेरियल सेम है सिलिका। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसका सर नॉन नॉन क्रिस्टल के लिख लें सर एग्जांपल में। नॉन क्रिस्टलियन का क्या डेफिनेशन? नहीं एग्जांपल में इसका ये ये बस हम लिखें। एग्जांपल दे रहे थे, इसको अगर कहीं रफ में तुम लोग को नोट करना है वहां पे तो नोट कर सकते हो, ये वहीं पे नोट कर सकते हो, लेकिन Yes. नोट्स तो हम बाद में दे ही देंगे, उसको फेयर कर लेना सर- सही से। सर फास्ट कूलिंग होगा तो नॉन क्रिस्टल होगा सर। हाँ तो नॉन क्रिस्टल ही बोल रहे हैं, ग्लास। अच्छा, और स्लो कूलिंग Glass में- स्लो कूलिंग होगा तो सर क्रिस्टल होगा। क्रिस्टल होगा, क्योंकि तुम ही समझो, अगर हम कुर्सी अरेंज करने बोल रहे हैं, बोलो जल्दी जल्दी अरेंज करो तो तुम लोग किसी भी तरह से रख देगा, लेकिन अगर बोलेंगे सर। बहुत टाइम है आराम से करो तो फिर क्या है, आराम से तुम लोग लाइन बाय लाइन अरेंज करके रखिएगा। तो वही चीज Yes, यहाँ पे sir. हो रहा है। अगर वीडियो रुक गया सर। हेलो सर। तो सर वीडियो रुक गया। सर वीडियो रुक गया सर। सर चलिए बाबू, नेटवर्क इशू होगा, ठीक है ना, तो हो सकता है रुक गया होगा, उससे हमको नहीं डरना। ठीक है, तो आप जो भी स्टूडेंट पढ़े हो, है ना, अब हम लोग अपना कर लेते हैं। सर कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ाई हो रहा था? बाबू ये सब्जेक्ट आपका चल रहा था MEM MEM चल रहा था, ठीक है ना। मेटल ठीक है, देखो बाबू क्या चल रहा था, MEM आपका चल रहा था मैकेनिकल वाला का। तो आप लोग का अब अपना जैसे लर्न टॉप बाबू, ठीक है, थोड़ा हम लोग Yes, क्या sir. करते हैं, क्लास 6-10 से ना, ठीक है, तो हम Yes, उसको sir. शुरू तुरंत कर रहे हैं, ठीक है ना। बाबू अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल चल रहा था, ठीक है ना। तो किसको क्या समस्या हुआ, आप लोग अभी अपना बोल दीजिए समस्या कि सर देखो ब्लूटूथ का बाबू है, ब्लूटूथ का जो झंझट है वो टाइम लगता है बाबू ऑनलाइन करने Yes, में। sir. कम से कम अभी हमें एक ट्राइपॉड ऑनलाइन किया, ठीक है ना, अपने लिए। ये तो है मेरा 4 फीट का ना 7 फीट का, तो उसको 10 तारीख को डिलीवरी दिया, ठीक है ना, 10-12 को डिलीवरी देता। तो थोड़ा फेस्टिवल का सीजन चल रहा है तो टाइम लगता है, तो ब्लूटूथ का हम लोग ऑनलाइन किए हैं तो उसका भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको जो जो प्रॉब्लम हुआ MEM के क्लास में, तो अपना प्रॉब्लम बताए, फिर उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, है ना। बाकी बोर्ड का है बाबू, तो बोर्ड आपको हेड राइटिंग भी बढ़िया दूसरा है जगह से पढ़ा रहे थे सर, आप दूसरा जगह रहते हैं? बाबू। यहाँ जो भी टीचर है सब मैंने वो अथी वहाँ पे है, उसको क्या बोलता है, नेपाल के बॉर्डर से पढ़ा रहे हैं। हम आपको यहाँ से मिडिल बिहार से, साउथ बिहार से पढ़ा रहे हैं, वो आपका नॉर्थ बिहार से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप कैसे कोई स्टूडेंट कहाँ है, कोई झरिया का है, तो कोई क्या है, कोई झरिया का है, कोई झारखंड का है, ठीक है ना। और कोई मेरा क्या है बाबू, बेगूसराय का है, कोई इधर का मधुबनी का है, कोई मोतिहारी का, बहुत सारा है ना, जहानाबाद सर। कोई औरंगाबाद है, जहानाबाद है। तो हम ऐसा system वैशाली है develop- सर। ठीक है ना बाबू, हम ऐसा सिस्टम डेवलप किए हैं कि पूरे स्टूडेंट जहाँ जो है वहीं से बैठ कर पढ़ेगा, जो टीचर है वहीं से अपना क्लास चलाएगा, ठीक है ना। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम बाबू इसको ऑफलाइन खोलते हैं, जैसे मान लो हम पटना में इसका कोचिंग खोलते हैं, तो मेरे पास प्रॉपर पटना के ना स्टूडेंट आएगा जी। लेकिन ये Yes, जो मेरा sir. सिस्टम है, ये जो मेरा सिस्टम है बाबू, बिहार और झारखंड पूरे कवर होता है। जो बिहार और झारखंड का सिलेबस मेरा सेम है, ठीक है ना। बिहार और झारखंड का सिलेबस सेम है, ठीक है ना। इसमें वो सोनू कुमार होगा मैथ वाले क्लास में, वो झारखंड से, ठीक है ना, आपको इंट्रोडक्शन करवा देंगे, वो झारखंड से पढ़ता है, सिलेबस सेम है। तो हम लोग ऑफलाइन पे फोकस नहीं करेंगे, हम लोग जो भी फोकस करेंगे ऑनलाइन पे फोकस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मेरा स्कोप है, ठीक है ना, इसमें मेरा मेहनत है, स्कोप इसमें अच्छा है, ठीक है। तो आप अपना MEM का जो क्लास हुआ उसका पहले आप लोग अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है ना। बताओ पहला प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ, बताओ जल्दी बोलो, हमारे पास टाइम नहीं है, 6-10 में मेरा क्लास है बाबू। सर सर, कोई clean- प्रॉब्लम नहीं हुआ। सर वही क्या बाबू? समझा रहे थे, क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल समझा रहे थे सर। हाँ समझा तो रहे, तो उदाहरण सर अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं सर हमको। समझा तो रहे कि था अच्छा सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाबू कोई थोड़ा प्रॉब्लम हमको तो कोई नहीं है दिक्कत सर। नहीं सर, अच्छा था। देखो बाबू, थोड़ा आप लोग में भी अच्छा कमी है, था। ठीक है ना।
देखो आप लोग में क्या कमी है बाबू, अगर सर बोल के लिखा रहे हैं, सर बोल के लिखा रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो कि सर, नहीं तो बोर्ड पे लिखा होगा तो आप ही को घटा, जैसे एक समझा दिए उसके बाद बोर्ड पे लाइन बाय लाइन लिखा होगा, उसके बाद तुम उतारो, आप लोग उतारोगे तो टाइम किलिंग होगा, ठीक ना। हम लोग नहीं के वो पास तो time- बोल ही के करवा ही रहे थे सर, उसमें का हाँ तो वही तो दिक्कत है आपको बाबू, हम उनको कहेंगे कि डिटेक्ट करके लिखा दीजिए, ठीक है ना। अब बाकी जिसको जो दिक्कत होगा उसको हम लोग ग्रुप में, इंजीनियरिंग क्लासेस का जो ग्रुप है बाबू, वहाँ पे आपको नोट पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। सर जब नोट्स आ ही जाता है PDF तो सर क्या जरूरत है सर लिखवाने का सर, वो तो आ ही जाएगा फिर सर लिख आपका भी लेंगे म्यूट हो गया अपन। सर, म्यूट हो गया आपका। आपका म्यूट है सर। ठीक है ना बाबू। Yes, sir. आपको देखो थ्योरी समझा देंगे, देखो एमईएम जो सब्जेक्ट है पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो आपको नोट्स मिल जाएगा, बोल के दिखा देंगे। अब हर एक चीज को कहोगे बोर्ड पे समझाने के लिए तो वो संभव नहीं है बाबू, मैंने समझा तो देंगे, लिखाने के लिए संभव नहीं है। तो आप लोग अब इंजीनियर बने हो ना, तो इंजीनियर सर जब नोट्स दे ही देते हैं सर तो लिखवाने की क्या जरूरत है सर? अरे यार नोट तो वैसे देखो, नहीं देखो, ना होगा यार, समझाते हैं नोट्स तो वैसे आप ही बुक लोग है भी ही है। रिक्वेस्ट किया, आप ही लोग ने भी रिक्वेस्ट किया सर नोट्स भी समझा- लिखवाइए भी, ठीक है ना। अब जैसे करो, टीचर इतने सीधे हैं ना, वो सीधे साधे हैं, हमारे जैसा रहेगा तो उतना थोड़ी फॉलो करेंगे। इसे लिखवावे में अच्छा है सर, कहे कि तुरंत लिखा जाता है, वैसे पढ़ा रह जाता फोने में वैसे। हाँ वो तो पीडीएफ, लेकिन पढ़ाई ठीक नहीं है सर, वो तो पीडीएफ आपका पढ़ाई बहाना अच्छा है, ठीक है ना। सर। वो पीडीएफ आपका बहाना है, हम जानते नहीं है, जो मोबाइल में पीडीएफ भेजता है वो मोबाइल में पढ़ा रह जाता है। Yes, इसीलिए sir. हम क्या करते हैं, मैं तो नोट कभी पीडीएफ ना देंगे, ठीक है ना। हमेशा पढ़ाएंगे उसको बोर्ड पे लिखेंगे, तो उसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे बाबू। आप लोग पीडीएफ चाहे पीडीएफ तो मिल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन उसको कोशिश करेंगे लिखवाने का, है ना, बोल के लिखा देंगे। अब आप लोग ये झंझट मत करना कि सर हर एक लाइन को इस पे लिखाइए, इस पे बोर्ड ना पे ना, हर एक लाइन थोड़ी बोलते नहीं हैं। सर कोई दिक्कत नहीं सर, बोल के भी हो जाएगा, है ना। अब बाकी बोल के हो ब्लूटूथ का जाएगा बाबू सर। इशू है तो 2-4 दिन बर्दाश्त कीजिए, इसका हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। और बोर्ड अभी व्हाइट, ऐसे ब्लैक बोर्ड तो आपको सफिशिएंट, देखो ब्लैक बोर्ड में क्या आपका ग्लेयर वुलेयर करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। व्हाइट बोर्ड में बोर्ड में दिक्कत ना है सर, बोर्ड सही है। ठीक है ना, बोर्ड भी ठीक है, हेड राइटिंग भी ठीक है, मेरे से तो बहुत बढ़िया हेड राइटिंग, मेरा भी इतना बढ़िया हेड राइटिंग है, लेकिन मेरा मैथ सब्जेक्ट है तो पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो हेड राइटिंग भी बढ़िया, बोर्ड भी बढ़िया, एवरीथिंग ओके बाबू, नेटवर्क भी सही है, ठीक है ना। बहुत मुश्किल से कॉम्बिनेशन मिलता है ऐसा टीचर, ठीक है ना, कि सर एवरीथिंग नेटवर्क भी बढ़िया, ठीक है ना। हम आपको आज तक इतना तो मॉस मेरा यही सर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। 1-2 दिन के बाद अभी आप लोग का फीडबैक आ जाएगा, तो मॉस ये पढ़ाएंगे। तो आपका क्या हो गया, एमईएम हो गया, मॉस हो गया, मैथ हो गया, ठीक है ना। बाकी बच गया ईडी। ईडी के लिए बाबू कोई सकारिया नहीं रहा, ठीक है ना, फिर भी हम लोग कोशिश करें 4 गो टीचर से ईडी के मॉस कौन बोले पढ़ाने के लिए सर? यही पढ़ा देंगे, ठीक और है। एमईडी सर, ये देवा जहर खाओ लम मर जाओ। एमईएम चलिए रहा है ना। एमईडी डी डी सर ड्राइंग नहीं आता है ईडी सर ईडी एमईडी। ड्राइंग के लिए बाबू थोड़ा सा झमेला चल रहा है, ठीक है ना। ड्राइंग का भी खोज रहे हैं, ठीक है ना। ड्राइंग में बहुत लफड़ा है बाबू, इसमें हमको क्या चाहिए, एक मिनी ड्राफ्टर चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, आपको जितना संभव होगा हम लोग बोर्ड पे समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ईडी हो गया। हाँ अब सर बाकी उसमें एमईडी इलेक्ट्रिकल जरूरी है इंजीनियर बच सर गया बाबू, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बच गया, ठीक है ना। इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है ना, इसमें ज्यादा हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग के पास टाइम बचेगा तो आपको एकदम सबसे सस्ता में, अगर हम पढ़ाएंगे बहुत एकदम सस्ता में 100-200 में पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, आपको जैसे एसी मोटर है, डीसी मोटर है, ठीक है ना, तो इस सबको ओवरव्यू बता देंगे और थ्योरी बता देंगे, ठीक है ना। और उतना हम इस सब नियम, इतना हमसे नोट्स पार ना लगे कि उसको नोट्स लिखाइए, पीडीएफ बताए, ठीक है ना। बाकी आप लोग जो किताब फॉलो करोगे वो किताब फॉलो कर लेना, ठीक है ना। और एग्जाम में आपको हम तरीका बता देंगे कैसे कैसे हैंडल करना, ठीक है ना। अगर इसका टीचर ना मिल पाता है तो ठीक है ना, मिल जाएगा तो बढ़िया बात है। जो मिल जाएगा बाबू तो प्रोफेशन ढंग से पढ़ाएगा, लेकिन अगर हम इसको पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे समझाएंगे अच्छे तरीके से, लेकिन लिखाने का झंझट इतना हम थोड़ी पालेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो टीचर है जो सब्जेक्ट का वो तो लिखाएगा ही ना, ठीक है। तो इसको भी हम लोग टीचर लाने की कोशिश करें तो आपका 2 सब्जेक्ट बचेगा ना, फिर डबल ही बचेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दूसरा ईडी बचेगा, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग सर अगर जो पढ़ाने के लिए बोलेगा तो सर डबल ही बाबू तो पढ़ाएंगे ही ना। नहीं मतलब कि कोई हमारे पास डबल में क्या, तो डबल में अगर लिखाने का होगा तो फिर वही है सर की जैसे आप लोग कॉलेज में होता है, किताब खोल के जो मेन हाईलाइट है उसको हम लिखवा देंगे, नोट्स करवा देंगे, ठीक है ना। तो लिखने में आपको स्पीड चाहिए, हमको जैसे अगर लिखा रहे हो तो स्पीड चाहिए ना, थोड़ा लिखने में तेज रहोगे तब ना, है ना, थोड़ा स्पीड चाहिए। तो इतना तो हो गया आपका। तो मैकेनिकल का मेरा थोड़ा सा कवर नजर आ रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल का तो खैर ठीक है, इलेक्ट्रिकल भी ठीक है मेरे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स भी ठीक है, ठीक है ना। मैकेनिकल भी गड़बड़ा रहा है। एक टीचर आने से मेरे पास सब समस्या सोल्व हो गया, ठीक है ना। हम लोग मैथ पे आ रहे हैं, तो अब बाकी आप लोग का अब ये काम करना बाबू कि आप लोग मत 15 स्टूडेंट रहते हो, कम से कम इसको 20-25 भी पुराओगे, 20-25 पुराओगे तभी ना टीचर को पढ़ाने में मजा आएगा जी। आप लोग खाली हल्ला करते हो सर सब्जेक्ट शुरू करवाते, लेकिन आप लोग आते नहीं। मेरे ग्रुप में लगभग मैकेनिकल में तो मैकेनिकल में
मैकेनिकल में जो स्टूडेंट रहेगा वही ना आएगा सर खाली? अरे बाबू तो ग्रुप में मैकेनिकल 1 में 241 ग्रुप है, मैकेनिकल 2 में तुम्हारा मेरा कितना लगभग 150 स्टूडेंट है, तो 400 हो गया। फिर गर्ल्स है 40 गो, ठीक है ना, गर्ल्स का सेपरेट ग्रुप बना है तो उसमें 40-45 गो गर्ल्स है, ठीक ना, मिला के 450 इसमें हो गया। मेरे पास टोटल स्टूडेंट 12 गो मेरे पास इंजीनियरिंग क्लासेस का बाबू, इंजीनियरिंग क्लासेस का 12 गो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप 12 गो बना हुआ है, ठीक है ना। सिविल 1, सिविल 2, सिविल 3, इलेक्ट्रिकल 1, इलेक्ट्रिकल 2, EC 1, EC 2, CS का एगो है, ठीक है ना। तो 12 गो ग्रुप है। तो इस एक तरह लड़का भी सब में रहता है सर। इस तरह से मेरे पास कितना 2500 स्टूडेंट है, लेकिन आता नहीं है पढ़ने के लिए, तो एक दिन सबको गुस्सा पड़ेगा तो निकाल देंगे ग्रुप से, है ना। पढ़ नहीं करेगा तो पहले ग्रुप में फालतू कराएगा। तो ठीक है बाबू, लड़का सब में रहता है सर। अब हम लोग मैथ पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत हो गया बहस। अब हम इसको एंड करके मैथ पढ़ेंगे, फिर से हम लिंक आप लोग क्लिक करके, है ना। यस सर। ठीक है बाबू।